अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा कि जो बेलारूस के सदर हैं उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और एक ऐसे मौके पर दौरा किया जब पाकिस्तान में एक सिक्योरिटी की सिचुएशन थी। एक तरफ जो तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट जारी था और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात और हाई लेवल जो टॉक्स हैं वो दोनों ममालिक के दरमियान हुए। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि बेलारूस के प्रेसिडेंट का ये जो विजिट है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेलारूस आप कह सकते हैं कि रूस का सबसे बड़ा इत्तेहादी है और जो मगरिब है उसको बुनियादी तौर पर इस विजिट को पाकिस्तान की जो पॉलिसी है रूस के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की उसी तनाजुर में देख रहा था। फिर इस हफ्ते एक और जो बड़ी डेवलपमेंट हुई, मॉस्को में पाकिस्तान और रूस के दरमियान इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की जो मीटिंग हुई है और ये भी एक अहम सबसे हाईएस्ट फोरम है इन टर्म्स ऑफ जो दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती इक्तसादी ताल्लुकात हैं उसके हवाले से। तो आज के इस प्रोग्राम में जो पहले दो हिस्सों में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर एक तरफ हम IMF के प्रोग्राम में हैं, मगरब के साथ ताल्लुकात भी मेंटेन किए हुए हैं और दूसरी तरफ दुनिया जब डिवाइडेड है बिटवीन टू हाफ्स तो हम रशिया जैसे मुल्क के साथ भी अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और शहबाज, ये कोई वन ऑफ आई थिंक इवेंट नहीं है। अगर आप इस पूरे साल देखें रूस के साथ अगर आप ताल्लुकात की बात करें, रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान का विजिट किया, रूस के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के दौरे पर आए ऑलमोस्ट आई थिंक 15-16 साल के बाद। फिर उनके मिलिट्री जो डेलीगेशन हैं वो भी पाकिस्तान आते रहे, फिर बेलारूस के प्रेसिडेंट का विजिट होना और अब ये मॉस्को में 2 साल के बाद ये एक हाई लेवल जो मीटिंग होना। तो इसका मतलब है कि ये वन ऑफ इवेंट नहीं है बल्कि ग्रेजुअली बिहाइंड द सीन, ओवरटली और कोवर्टली दोनों मुल्कों के दरमियान एक कंसर्टेड एफर्ट हो रही है कि ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। कामरान, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ख़ास तौर पर ये जो रूस के साथ इस हफ्ते इजलास हुआ है मॉस्को में, उसका अगर आप एजेंडा देखें तो बहुत कॉम्प्रीहेंसिव एजेंडा है और उस एजेंडा के अंदर बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जिसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान की माजी में ख्वाहिश रही है और शायद अभी भी हो कि चीन से मदद मिल जाए कर्ज़ों के हवाले से, कुछ प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग से, कुछ का सऊदी अरेबिया से कुछ इनको मदद मिल जाए और फिर ये जो रिलेशंस हैं वो सिर्फ सतही लेवल पे ना रहें, इसको फर्दर डीपन किया जाए। एटलीस्ट जो चीज़ पेपर्स पे नजर आई, अब 3 दिन का इजलास हुआ, नॉर्मली होता ये है कि इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं उनके आउटकम्स जो हैं वो इमीडिएटली पता नहीं चलते। आमतौर पर जो स्टेटमेंट होती है उसमें हर चीज़ पूरी तरह रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो आई थिंक हम आज एक कॉम्प्रिहेंसिव इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि वो मॉस्को के साथ अगर उसके ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो किस किस्म की जो चीज़ें हैं वो हो। और उसमें आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों अतराफ से एक ख्वाहिश तो ज़रूर रही है कि ताल्लुकात में बेहतरी आए और वो ट्रांसलेट हो इनटू समथिंग सब्सटेंटिव, कि बायलैटरल ट्रेड भी बेहतर हो। बाकी जो कई ऐसे मंसूबे जिसमें चाइना जो है रशिया इन्वेस्ट करना चाहता है पाकिस्तान में, बट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल सैंक्शंस वो रूस के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इस वक्त, अगर आप दोनों मुल्कों के बिजनेसमैन देखें, अगर वो तिजारत करना भी चाहते हैं, मसलन को फॉर्मल बैंकिंग चैनल के जरिए आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ रूस के ऊपर सैंक्शंस हैं। तो इस एजेंडे में अगर आप देखें तो ये आई थिंक वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा कि कैसे फॉर्मल जो बैंकिंग चैनल्स हैं उनको एस्टैब्लिश किया जाए दोनों मुल्कों के दरमियान, बिकॉज ये तो प्री रिक्विजिट है ना, लेकिन उसके अंदर अगेन कैच वही है कि क्या मौजूदा सूरत हाल में ऐसा मुमकिन है कि दोनों मुल्क विदाउट एनी ट्रबल। कामरान, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपकी बात ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। और ये जब हमारा वफ्द पाकिस्तान का मॉस्को गया तो उसके सामने भी ये सवाल था कि इन रिस्ट्रिक्शंस का के होते हुए कैसे काम हो सकता है। पहले मेरा ख्याल है 7-8 बड़ी जो आइटम्स हैं वो नाज़रीन को बता दें कि हम चाहते क्या है। तकरीबन 1 दर्जन के करीब ऐसे मंसूबे हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि इन मंसूबे में जो है वो रूस सरमायाकारी करे। चंद मंसूबे जो काफ़ी बड़े हैं और जिसका आपने माजी में भी नाम सुना होगा, हम आपके सामने रख देते हैं। ये कुछ 6 से 7 मंसूबे हैं जिसमें एक तो हैदराबाद सक्खर मोटरवे है। ये एक सेक्शन है मोटरवे का जो पेशावर से कराची के दरमियान है, जो अभी भी मुकम्मल नहीं है। वो GT रोड पुराना, उसी के ऊपर सारी ट्रैफिक चलती है। सक्खर तक मोटरवे बनी हुई है, सक्खर से हैदराबाद नहीं बनी हुई, और फिर हैदराबाद से कराची भी मोटरवे। तो ये वाला जो सेक्शन है इसके ऊपर पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अब रूस इसमें सरमायाकारी करे।
माजी में ये हमने सीपैक के अंदर भी इसको शामिल करने की कोशिश की, पाकिस्तान कामयाब नहीं हुआ। दूसरा एक और मोटरवे का प्रोजेक्ट है M8 का, ये गवादर से होशाब जो है का एरिया बलोचिस्तान का, इसके हवाले से भी पाकिस्तान की माजी में ख्वाहिश थी कि चाइना इसमें सरमायाकारी करे, चाइना ने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया। अब ये जो प्रोजेक्ट है पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि रूस इसमें सरमायाकारी करे। फिर द्यामिर बादशाह डैम का जो मंसूबा है, जिसका एक तो उसका जो पार्ट है जो उसका पानी के जखीरे वाला, और दूसरा उसका पावर जनरेशन वाला, ये प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान ने चीन को भी ऑफर किया, सऊदी अरेबिया को भी ऑफर किया, लेकिन प्रोग्रेस नहीं हुई। अब पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कम से कम रूस इसमें सरमायाकारी करे। फिर 3-4 और बड़े मंसूबे हैं, जिसमें इंटरेस्टिंगली एक नई स्टील मिल पाकिस्तान में बनाने का भी एक हमारी ख्वाहिश है अगेन पाकिस्तान की, कि रूस एक नई स्टील मिल बना के दे। ऑल्दो जो पाकिस्तान स्टील मिल्स है जिसको PMLN की हुकूमत ने जून 2015 में बंद कर दिया था, वो भी रूस ने बना के दी थी, हम नहीं चला सके, हमने उसको तबाह कर दिया, और आज 9 साल से वो जो मिल है वो बंद पड़ी हुई है और कोई भी उसका वाली वारिस नहीं है। फिर चिन्योट के मुकाम पर एक डैम बनाने का मंसूबा है। फिर खारिया रावलपिंडी मोटरवे का एक प्रोजेक्ट है, और इस किस्म के एक आध जो मंसूबा, अताबाद लेक के ऊपर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की बात है। ये चंद बड़े मंसूबे हैं जो कि नए मंसूबे हैं, जो पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि इसमें रूस सरमायाकारी करे। इसके अलावा कोई गैस पाइपलाइंस के, LNG के और जो क्रूड ऑयल की इंपोर्ट के, वो माजी में भी बात होती रही। तो कामरान, अगर आप सिर्फ ये एजेंडा ही देख लें तो अब इसमें दो इसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है इस एजेंडा की। एक तो ये कि ये हमारी जो ब्यूरोक्रेसी का ये स्टाइल है कि जो भी आपके कैंडिडेट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सबको ऑफर कर दो, कोई तो उसमें इन्वेस्ट करेगा। एक तो इसकी ये इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि हमने चीन को भी ऑफर किया, सऊदी अरेबिया को भी ऑफर किया, चलो अब रूस को ऑफर करने में क्या इसमें प्रॉब्लम है। दूसरी इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि पाकिस्तान, चूंकि चीन की साइड से उस तरीके से फंडिंग नहीं आ रही, सऊदी अरब से ख्वाहिशात हमारी बहुत ज़्यादा है, अभी तक कोई मेजर जो ब्रेक थ्रू है वो नहीं। ऑल्दो इस हफ्ते भी एक सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस हुई है, तो अगर आप उसको उस एंगल से देखें तो हो सकता है कि फिर हम इसमें संजीदा हूं। बट वो जो अब आ जाते हैं, वो जो आपका सवाल था, असल सवाल वो है कि जब अमेरिका ने और यूरोपीय यूनियन ने रूस के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं और पाकिस्तान और रूस के दरमियान कोई बैंकिंग चैनल नहीं है, कोई पेमेंट सेटलमेंट मैकेनिज्म नहीं है, तो इस सारे तनाजुर में ये सारा काम कैसे होगा? इसमें आई थिंक अगेन ये बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे मंसूबे जो पहले CPEC के अंडर पाकिस्तान की कोशिश थी कि उनको लाया जाए, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अदरवाइज तो हम जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, मसलन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, हम चीन के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, लेकिन अब हम रूस को भी ऑफर कर रहे हैं। दैट इज सिग्निफिकेंट। जो बैंकिंग चैनल की आपको याद हो तो इसी गवर्नमेंट ने, और ये पहले भी इशू बना था जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने विजिट किया था, जी हम डिस्काउंटेड रेट के ऊपर वहाँ से तेल खरीदेंगे। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई कि क्या ये वाकई फीजिबल है हमारे लिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट और जो क्वालिटी है क्रूड ऑयल की रशियन की, वो इस काबिल है कि जो हमारी ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको रिफाइन कर सकें। फिर जब वो हमने आई थिंक जब एक आध एक्सपेरिमेंट किया के तौर पर आई थिंक 2 शिपिंग जो कंटेनर्स वगैरह आए, तो उसकी जो पेमेंट है, कहा जाता है कि वाया, वो सुना है कि चाइना के जरिए हो, ये कहा जाता है। तो इसका मतलब है ऐसा नहीं है कि आज के सिस्टम के अंदर ऑप्शंस आपके पास मौजूद नहीं है, क्योंकि चीन और रूस आपस में उनका आपको पता है कि बहुत क्लोज कोऑपरेशन है। तो उसमें भले हम वो प्रोजेक्ट जो पहले चीन को ऑफर करते थे हम रूस को ऑफर कर रहे हैं, इट कुड बी अ टीम वर्क। हो सकता है कि चीन की भी दिलचस्पी हो, मसलन ये एक जो बलूचिस्तान के अंदर मोटरवे वाली बात है, अगेन दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि चीन को हालिया महीनों में, सालों में आपको पता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है वहाँ पर। जो बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, पाकिस्तान समझता है कि उनको फॉरेन जो हॉस्टाइल पावर्स हैं उनकी मदद भी हासिल है। तो शायद पाकिस्तान की तरफ से ये मूव हो सकता है कि चीन के अलावा भी बाकी जो प्लेयर्स हैं अगर उनको इन्वॉल्व करेंगे तो स्टेक्स हाई होंगे, तो शायद पाकिस्तान को वो जो वहाँ पर ट्रबल है उसको डील करने में भी फ़ायदा हो। कामरान, यहाँ पे इतने बड़े स्केल के ऊपर आप थर्ड पार्टी को शायद इन्वॉल्व ना कर सकें, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है हुकूमत पाकिस्तान की एक अपनी कमजोरी है। दूसरी एक ऑप्शन जो उस वक्त डिस्कस हुई थी, ये जो IGC का जो है ना, इंटर गवर्नमेंटल कमीशन का जो आखिरी इजलास हुआ था, गालिबन जनवरी-फरवरी 2023 में इस्लामाबाद में हुआ था, और उस वक्त के जो इकोनॉमिक अफेयर्स के हमारे मिनिस्टर थे सरदार अयाज सादिक, को चेयरमैन बेसिकली वो हैं। तो इस दफ़ा अहद खान चीमा इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर वो वहाँ नहीं गए, सरदार अवैस लगारी साहब ने जाना था। तो इसमें एक और जो ऑप्शन उस वक्त भी डिस्कस हुई थी और इस दफ़ा भी एजेंडे पे थी कि आप बार्टर ट्रेड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने वहाँ से LNG ली और यहाँ से आप गंदम तो खुद वहाँ पे बड़ी सरप्लस है, तो आप यहाँ से गंदम बेच दें, कुछ और बेच दें। तो ये चीज़ वजारत ख़जाना में जब इंटरनल एक मीटिंग हुई, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी हुई, तो उसमें भी वो चीज़ इतनी वायबल इसलिए नहीं लगी कि हमारे पास है क्या जो हम दुनिया को बेचें। तो इसलिए ये भी एक जो है ना, एक रिस्ट्रिक्शन। अगर आप सिर्फ
इनका जो बैंकिंग चैनल में जो कॉपरेशन हम चाहते हैं, अगर वो देख लें, उसमें कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग चैनल खोलना, एक बैंक उनकी इधर हो जाए, एक हमारी उधर हो जाए, इसमें कोई भी जो प्राइवेट कमर्शियल बैंक है, इवन के नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी शायद इतना बड़ा रिस्क ना ले सके, क्योंकि अमेरिका फिर वहां पे सैंक्शन लगा देगा। अच्छा, दूसरी साइड पे फिर एक अगर वो नहीं है तो फिर एक पेमेंट सेटलमेंट मैकेनिज्म के ऊपर बात करें, जिस तरह आपने इशारा किया है, चाइनीज करेंसी में भी ट्रेड हो सकती है, वो एक ऑप्शन हो सकती है। फिर ये था कि इनके एग्जिम बैंक हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक हैं, रूस की और पाकिस्तान की, उनके दरमियान अगर कोऑपरेशन हो जाता है। और फिर एक और जो चीज़ थी पाकिस्तान करना चाह रहा था, जिसके ऊपर रूस तैयार नहीं है, वो एक अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ट्रीटी, कि दोहरे टैक्सों से बचने के लिए एक दूसरे के जो कारोबार अगर करते हैं, अगर किसी एक कारोबार ने यहाँ पे भी टैक्स देना और वहाँ पे भी देना, तो उसको डबल उसको टैक्स पड़ जाता है। तो वो उसके हवाले से भी एक ट्रीटी, उसमें रूस इंटरेस्टेड इसलिए नहीं था कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई स्कोप नहीं, कितना हमारा है नहीं उनके साथ कमर्शियल। हमारी जो ओरिएंटेशन है प्राइमरीली वेस्ट और यूरोप, और उसके बाद फिर चाइना हमारा सबसे बड़ा जो है हमारा जो ट्रेडिंग पार्टनर है। तो ईयू हमारा सबसे बड़ा, हमारी एक्सपोर्ट्स वहां पे जा रही हैं, तो हमारी जो बिजनेसमैन भी है ना, उनकी भी जो ओरिएंटेशन है उस तरफ ज्यादा। लेकिन ये आई थिंक ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये रूस की भी दिलचस्पी है, क्योंकि रूस को अब ये पता है जिस तरह से दुनिया पोलराइज हो चुकी है और ये यूक्रेन की लड़ाई खत्म नहीं हो रही, फर्दर चीजें खराब हो रही हैं, तो उनके ऊपर जो सैंक्शंस हैं, जो पहले यूरोप उनकी बड़ी मार्केट थी, वो मार्केट तो ऑलमोस्ट अब ख़त्म होती जा रही है। खुद यूरोपियन कंट्रीज़ भी अपनी जो रिलायंस है वो कम कर रहे हैं, तो उनको नई मंडियों की तलाश है। और ऑब्वियसली वो साउथ एशिया की तरफ देखते हैं, मतलब पाकिस्तान को वो ऑफर भी कर रहे हैं। अगेन जिस तरह एक सी पैक है या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी है, जिसका इनिशियली प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव ये था कि रशिया और इंडिया के दरमियान एक मुतबादिल रास्ता ढूंढना वाया ईरान, कि वो टाइम कम हो सके। लेकिन अब उसको उसमें वो जो रूस है वो पाकिस्तान को भी ऑफर करता है कि रूस की तो ख्वाहिश है। अब एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें लगता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इतनी संजीदा नहीं है। पाबंदियां जो है उसका इतलाक तो फिर इंडिया के ऊपर भी होता है ना, और इंडिया बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहा है रूस के साथ, और अभी भी कर रहा है। और जो एनर्जी के ऊपर उस तरीके से जो है वो सैंक्शन नहीं है। और याद रहे, ये जो सैंक्शन है इसको यूनाइटेड नेशंस ने नहीं सर्टिफाई किया हुआ है, ये यूनिलैटरल सैंक्शंस है मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, ईयू की तरफ से या अमेरिका की तरफ से। तो उनके दरमियान रास्ता बनाना जो पाकिस्तान वो भी बना नहीं पा रहा। अब जैसे अब आपने वो कनेक्टिविटी की बात की, कोयटा ताफ्तान का जो एक रेल लिंक है वो भी एक उसके ऊपर एक MOU भी साइन हुआ है, उसको एक्सपेडाइट करने की भी बात हो रही है। तो एजेंडा बहुत मैसिव है। सिर्फ एनर्जी वाली साइड पे देख रहे हैं, क्योंकि जब रूस की बात आती है तो ज्यादा एनर्जी के ऊपर कोऑपरेशन की बात आती है। उसमें एक पाक स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का मंसूबा 2013-14 से ये पाइपलाइन जो है इसके हवाले से काम हो रहा है। टेक्निकल इनकी जो है वो डिस्कशंस हो चुकी हैं, लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर बात हो चुकी है। तो इसकी भी ख्वाहिश है कि इसको फर्दर एक्सपेडाइट किया जाए। फिर एक और जो है वो क्रूड ऑयल की इंपोर्ट और LNG की इंपोर्ट, ये अभी भी एजेंडा के ऊपर शामिल थी। एंड देयर आर मेनी थिंग्स। अगर आप सिर्फ ट्रेड का देख लें, उसमें पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि एक 5 साल का जो मंसूबा है वो ना सिर्फ ट्रेड के हवाले से कॉम्प्रिहेंसिव एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ना सिर्फ साइन हो, उसके ऊपर अमल दरामद भी हो, लेकिन आप बेचेंगे क्या, लेंगे क्या और सेटलमेंट कैसे करेंगे। तो इसकी मौजूदगी में हलाल तजारत की बात हो रही है, जो हमारे हलाल एक्सपोर्ट है इसकी मीट, फिर वीजा रजीम को रिलैक्स करने की बात हो रही है। एक और, जब मैं स्टोरी पे काम कर रहा था तो मुझे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात किसी ने पॉइंट आउट की। उसने देखें पाकिस्तान की चंद फ्लाइट जाती हैं वो यूरोपीय यूनियन जाती थी, 4 साल पाबंदी लगी थी और पाकिस्तान भरपूर कोशिश करता रहा कि वो जो उसके ऊपर जो बैन है वो खत्म हो जाए। वो हो गया पिछले हफ्ते बैन खत्म, बट क्या मॉस्को के ऊपर भी कुछ तरह की कोई पाबंदी थी? मॉस्को ने हमारे ऊपर कोई पाबंदी लगाई थी? PIE के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। हम क्यों नहीं कर पा रहे? तो ये जो हमारी ओरिएंटेशन होगी ना, हमारी ब्यूरोक्रेसी की, हमारे सिस्टम की, कि हमने वेस्ट, EU और या फिर आखिर में जाके चाइना की तरफ देखना है, तो वो ओरिएंटेशन को तब्दील करने की भी इसमें काफी जरूरत है। और मेरे ख्याल में कोशिश तो आई थिंक ऑप्टिक्स के एतबार से कर तो रहे हैं। जैसे हमने कहा कि जो सीरीज ऑफ विजिट्स हैं, जो एक्सचेंजेस हैं बिटवीन द 2 कंट्रीज, वो तो हो रहे हैं, लेकिन इसको ट्रांसलेट करना है इनटू समथिंग सब्सटेंटिव। लेकिन उसके लिए हमें खुद भी कुछ स्टेप्स लेना होंगे। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जो मैंने आगाज में बेलारूस के प्रेसिडेंट का जिक्र किया था, तो बेलारूस के प्रेसिडेंट ने कुछ ऐसी बात की जब वो पाकिस्तान में मौजूद थे, जो आई थिंक हमें सीरियसली उस पर सोचना चाहिए। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो बढ़ते ताल्लुकात हैं, जो अहम मीटिंग इस हफ्ते मॉस्को में हुई और एजेंडा बहुत हैवी था, लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि मौजूदा हालात में क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि रशिया के साथ ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके
विदाउट नाराज़ किए जो हमारे ऑफ कोर्स मगरबी इत्तेहादी हैं, क्योंकि हम बेशतर जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया हम अमरीकी और मगरबी कैंप में ही रहे हैं और अब कोशिश कर रहे हैं कि एक तवाज़ुन मेंटेन करें। एक तो हमने शुरू में बात की थी कि जो नए मनसूबों की जो इस एजेंडे में शामिल हैं, अब सवाल ये है कि बिल्कुल इंटेंशन एम्बिशन होना चाहिए। कई ऐसे मनसूबे जो ऑन द टेबल थे उस पर अमल दरामद नहीं और पाकिस्तान को ज़रूरत भी थी, उसमें एक जो पाकिस्तान स्टीम गैस पाइपलाइन का मनसूबा था। अब अगेन ये जो मनसूबा है 2014-15 से आई थिंक ये लटका हुआ है और इसका फिर नाम भी तब्दील किया गया। उसमें अगेन इशू वही है कि पाकिस्तान को खदशा है कि अगर रशियन कंपनीज यहाँ पर आकर सरमायाकारी करेंगी तो उसके ऊपर क्योंकि पाबंदियां हैं जो गैस प्रॉम वगैरह और जो रशियन स्टेट कंपनी जो इसको बीच में पार्टनर होगी पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि जैसे आपने भारत की एग्जांपल दी, दो के कुछ लोगों का ख्याल है कि वो एग्जांपल बेहतर भी नहीं हो। भारत के ऊपर उस तरीके की पाबंदियां, या आप कह सकते हैं कि वो IMF के प्रोग्राम में नहीं है, उनको करंट अकाउंट का कोई खसारे का इशू नहीं है, उन्होंने किसी का उस तरीके से उधार नहीं देना, उनके पास एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, तो उनके ऊपर अमेरिका या मगरबी ताकतें उस तरीके से दबाव नहीं डाल सकती जिस तरह से हमारी आम ट्विस्टिंग करती हैं। कामरान, एक माइंडसेट का भी, जैसे हमने ब्रेक से पहले भी बात की, माइंडसेट का बहुत बड़ा एक इशू है। हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं वो समझते हैं कि दुनिया के जो तमाम मसाइल हैं जो पाकिस्तान से रिलेटेड हैं उसका जो हल है वो फॉरेन कंसल्टेंट्स के पास है। FBR में कंसल्टेंट्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कंसल्टेंट, SIFC में कंसल्टेंट्स, यहाँ कंसल्टेंट्स, वहाँ कंसल्टेंट्स। तो जिस कौम के वज़ीर-ए-आज़म को अपनी जो कौम है उसकी सलाहियतों पर एतमाद ना हो और हर चीज़ में वो फॉरेन कंसल्टेंट्स ले, वो मुल्क कैसे आगे चलेगा? ये इसके अंदर बहुत बड़ा सवाल है। अब बेलारूस का भी अगर आप देखें, अब बेलारूस का स्टेटस वही है रूस के लिए जो कि अमेरिका के लिए बरतानिया का स्टेटस है बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे अमेरिकन खुद जाके वो काम नहीं कर सकते तो वो थ्रू ब्रिट्स भी ये काम करते हैं। तो बेलारूस का वाला भी इन वे उसी तरह का एक हैवी एजेंडा था। जब हमने उस पिछले प्रोग्राम में इसलिए बात नहीं की तो जो ओवरऑल जो पाकिस्तान में सियासी हालात चल रहे थे तो बड़ी एक डिफिकल्ट सिचुएशन था। जब ये सारी डस्ट सेटल हो जाएगी तो फिर इस पर डिटेल में बात करेंगे। 15-16 एग्रीमेंट्स और मफाहमती याददाश्तों के ऊपर दस्तखत हुए, कुछ की तो ऑफिशियली रिलीज भी कर दिया, 3-4 उसके अंदर बड़े अहम है। और फिर उस बात पे आएंगे जो आपने बात की जिसकी तरफ इशारा किया, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो है दोनों कंट्रीज का जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इसको कम्बैट करने के लिए उसमें कोऑपरेशन के लिए MOU है, तजारत के हवाले से वोकेशनल ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, यू नेम एनीथिंग, उसके ऊपर इनके MOU या एग्रीमेंट थे। कस्टम अथॉरिटीज़ के दरमियान कोऑपरेशन, एक फिर जो एग्रीमेंट है जो करना चाह रहे थे ये गालबन हो गया है, वो कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होगी दोनों ममालिक की उसको क्लासीफाइड रखा जाएगा। इसके हवाले से जो है वो एक एग्रीमेंट साइन वो लिस्ट में शामिल था। अब ये जो वो चीज़ होती है जो हर कंट्री, कोई भी अमेरिका या कोई भी कंट्री जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, एग्रीमेंट हो या ना हो, जो एक बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन होता है उसकी इंफॉर्मेशन कोई भी कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो लीक हो। गिवन द फैक्ट कि पाकिस्तान और बेलारूस के जो ताल्लुकात और खास करके दिफाई ताल्लुकात हैं वो बड़ी क्लोज स्क्रूटनी, उसकी जांच पड़ताल अमेरिका करता रहा है और अभी भी करेगा। और आपने गालबन जिक्र किया था कि कुछ कंपनीज के ऊपर उन्होंने बैन लगाया था बेलारूस, तो इसलिए वो गालबन शायद इसका यही बैकग्राउंड हो कि जो माजी में जो कुछ होता रहा आइंदा ना हो। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक विजिट था। ऑल्दो बहुत सारे लोगों के लिए पाकिस्तान में था कि बेलारूस कौन सा मुल्क है, कुछ इसको रूस ही समझ रहे थे, तो बट इट हैज़ सम इम्पोर्टेंस। लेकिन कामरान, आगे बढ़ने से पहले हम नाजरीन की जो तवज्जो है एक अहम स्टेटमेंट की तरफ दिलाना चाह रहे हैं। दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रही है जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो? इसके हवाले से जब एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इनकी बेलारूस के सदर की और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की, उसमें क्या स्टेटमेंट दी? जो बेलारूस के सदर की स्टेटमेंट है वो उन्होंने तो अपनी लैंग्वेज में दी थी, उसके थ्रू इंटरप्रेटर जो है उसकी ट्रांसलेशन हुई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। We have always took it personally and worried about the situation in your country, how it developed. Not so long ago, we heard the news about the very dramatic and drastic flood. You told us about the high water and flood happened in your country. Shahbaz Prime Minister, my friend, you told us about that during the meetings of the leaders of BRICS countries. And we were always concerned with the things which sometimes happened here which shouldn't have happened in your society. And of course, we are watching very closely the situation happening now in your country. Obviously, the Prime Minister knows that, and the members of the media do know it as well, because today, in the
very challenging situation in a very rapidly changing world where the situation is changing almost every day. Only those countries will survive who has the unity of its nation, where the people think about the future of their country, where they love when they unite around the leadership and the future of their country. जी नाज़रीन, ये 26 नवंबर का वाक़या है और 26 नवंबर वो तारीख है जो सबको पता है कि पाकिस्तान में उस दिन क्या हुआ। तो कामरान 3-4 जो बड़े पॉइंट्स उन्होंने रेज किए कि दे आर वरीड कि जो पाकिस्तान में सिचुएशन है, जिसमें ना सिर्फ ये सिचुएशन, उसके साथ उन्होंने फ्लड्स का भी जिक्र किया। दूसरी मेरे ख्याल में जो उनके बयान में इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उन्होंने कंसर्न शो किया जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा था, उनको जो आज के दिन हो रहा है सबको पता है। उन्होंने नाम नहीं लिया कि उस वक्त पीटीआई के धरना हो रहा था, वहाँ पे जो पुलिस के साथ उनके जो क्लैशेस थे, बट उसकी तरफ उन्होंने वाज़ेह इशारा किया। और फिर एक बहुत ही मेरी नज़र में अहम उनकी लाइन थी कि जो दुनिया में जो बहुत रैपिडली जो है वो चेंजेस हो रही हैं और दुनिया की नज़र इस वक्त पाकिस्तान की तरफ है। तो अगर पाकिस्तान की जो कौम है उसमें यूनिटी होगी तो जो चैलेंजेस पाकिस्तान को दुनिया से आ रहे हैं वो सर्वाइव कर सकता है। दिस इज द बॉटम लाइन। हम 15-16 एग्रीमेंट्स कर लें, हम रूस के साथ लंबी लिस्ट लेके चले जाएं, हम चाइना के साथ चले जाएं, अमेरिका के साथ, ख्वाहिशात हमारी बेतहाशा हैं। ख्वाहिशात के ऊपर अगर पाकिस्तान चलता तो अमेरिका के बाद दूसरे बड़े सुपर पावर हम होते, लेकिन उसके लिए जो ग्राउंड के ऊपर चीज़ें चाहिए, स्टेबल इकोनॉमी, stable parliament, stable and independent parliament, stable and independent judiciary, stable, independent and free media. अच्छा, consistency in economic policies, consistency in taxation policies, consistency in energy policies. ये वो सारे लवाजमात हैं। सियासी इस्तेहकाम above all. अगर ये नहीं होगा तो फिर ख्वाहिशात जो हम ख्वाहिशात ही रहेंगी, हम दुनिया में बॉटम पे रहेंगे। और ऑलरेडी इसी वजह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, एक हमने फैसला ये भी करना है कि ये तमाम जो ऑब्वियसली जो टारगेट्स हैं वो कैसे अचीव होंगे। क्या इस मुल्क में इनकलाब के ज़रिए जो जिनकी बातों की तरफ आपने इशारा किया, या हमने इवॉल्व होना पड़ेगा? क्योंकि लोग अक्सर एग्जांपल देते हैं, हम ज़ाहिर अभी तो जिक्र नहीं करेंगे। अगर आप देखें कि शाम में इस वक्त क्या हो रहा है, एक दफ़ा से फिर वहाँ पे जो अपोजिशन फोर्सेस हैं, जिहादी ग्रुप्स हैं, उन्होंने वहाँ के दूसरे बड़े शहर पर कब्ज़ा कर लिया है। और ऑब्वियसली जो वहाँ की सिटिंग गवर्नमेंट है उनके अपने इश्यूज़ होंगे, क्योंकि ये चीज़ हमें देखने वाली है कि क्या हमने जो तब्दीली लानी है वो किस तरीके से लाएं, क्या थ्रू इनकलाब आए, या जो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, जो जुडिशरी है, जो एस्टैब्लिशमेंट है, इनको मिल बैठकर कोई मिनिमम एजेंडा एक तय करना होगा। रूल्स ऑफ द गेम जो है वो तय करना होंगे कि किसी के साथ ज्यादती ना हो, किसी के साथ अगर ज्यादती हुई है तो देन लेट्स मूव ऑन और चीजों को बेहतरी की तरफ। अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अगर आपको सारों का ऑब्जेक्टिव ये है ना, लेट्स से कि ऑपोजिशन ये कहती है कि हम जो काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करना चाहते हैं, हम हकीकी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, जो आगे से उनको डिफेंड कर रहे हैं या उनको रोक रहे हैं वो कहते हैं हम भी मुल्की मफाद में कर रहे हैं। अगर सारे मुल्की मफाद में कर रहे हैं तो एक एजेंडा तो उनका कॉमन है ना, अब उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, दैट इज द इशू। कामरान, जो बेंचमार्क होता है ना, जो स्टार्टिंग लाइन होती है वो ये होती है कि जहां पे आप खड़े हैं क्या आप उससे बेहतर हो रहे हैं या उससे खराब हो रहे हैं। आज हम जहां पे खड़े हुए हैं in terms of supremacy of the parliament, in terms of judicial independence, in terms of independence and freedom of the media, in terms of overall stability in Pakistan, in terms of implementation of the constitution, अगर हम आज देखें आज से 2 साल पहले से बदतर हुई, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। जो नजरियात होते हैं ना, हम सियासी प्रोग्राम नहीं करते, हम करना भी नहीं चाहते। मैंने हमेशा इस चीज़ के खिलाफ वाज़ेह किया, हमारा काम नहीं है, सियासत हमें आती नहीं है, हमें पता नहीं है। बट एक बात बड़ी क्लियर है कि जो नज़रियात होते हैं ना वो पाबंदियों से तब्दील नहीं हो सकते। नज़रियात में इवॉल्व लोग करते हैं, आपको कारकर्दगी करके दिखाना पड़ती है, बताना नहीं पड़ती। और जब चीज़ कोई हो रही होती है आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। वो जो लोग जो फैक्ट्स को देखना चाह रहे हैं वो तब्दीली खुद महसूस करते हैं। वो इश्तारात से, वो इंटरनेट बंद करने से, स्लो डाउन करने से, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में डिटेल में बात की कि पाकिस्तान चाहता क्या है। पाकिस्तान क्या वो चाहता है कि उसकी एक इंटरनेट की या एक स्टार्टअप कंपनी $1 करोड़ की 2029 में बने? क्या वो आपको VPN लगा के बनेगी? क्या वो इंटरनेट बंद करने से बनेगी? तो ये हमारी पॉलिसी चॉइसेस हैं। और दुनिया, बेलारूस के सदर ने जो बात की है वो एक बड़ा हमारे लिए, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के मुंह पे ये बात की है, तो आंखें खोल लेनी चाहिए हमें। बिल्कुल खोल लेनी चाहिए। और जो बेलारूस के सदर हैं उनके जो शरीफ फैमिली, और खास करके उसके बाद वो नथिया गली भी गए थे, और वो इमेजेस आप देखें, क्योंकि सिंस 1994
वो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं और जो नवाज शरीफ हैं वो भी 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनके साथ भी उनकी पर्सनल रिलेशनशिप है। तो आई के एज अ ट्रू फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान उन्होंने पाकिस्तान को ये मशवरा दिया है। तो आई थिंक वे फॉरवर्ड यही है कि जो भी मसाइल हैं उसका हल जो है वो बातचीत के ज़रिए है, ताकत के इस्तेमाल के ज़रिए नहीं है। और ये बात अगर हमें समझ आ जाए, और दूसरा हमारे अंदर मेरा ख्याल में जो बर्दाश्त का मादा है ना वो भी ख़त्म होता जा रहा है। अगर आप किसी एक जमात को, एक नज़रिए को सपोर्ट करते हैं तो जो दूसरी साइड है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और किसी के ऊपर अपने व्यूज़ जो हैं वो थोपने नहीं चाहिए। ये भी आई थिंक हमें करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे FBR की कारकर्दगी का। 5 माह का जो नंबर है टैक्स कलेक्शन का वो आ गया है, वो हमें क्या बताता है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। 5 माह का नंबर FBR का हमारे सामने है और एज एक्सपेक्टेड और एज फियर्ड के जो शॉर्टफॉल है वो बढ़ता ही जा रहा है। 345 अरब रुपए जो हदफ था 5 माह का उससे कम इकट्ठे हुए हैं। और ये आई थिंक शहबाज कोई हैरान कुन नहीं है, शायद हैरान कुन प्राइम मिनिस्टर के लिए हो, क्योंकि उन्होंने अपना ब्लू आइड जो ब्यूरोक्रेट है जिनका ख्याल था कि वो आएंगे तो शायद तब्दीली आ जाएगी, उनको लाए थे। और उन्होंने, जो हम जिक्र भी कर चुके हैं, आप तफसील भी बताएंगे, पहले भी हमने जिक्र किया था, काफ़ी सारे इंसेंटिव्स भी ऑफर किए FBR के ऑफिसर्स को कि उनकी कारकर्दगी बेहतर हो। बट गिवन द फैक्ट कि जब पूरे महीने में आधा महीने आपका लॉकडाउन रहेगा, मुल्क बंद रहेगा, तो टैक्स कलेक्शन कहाँ से? अब ये बहाना मैं आपको नहीं दूंगा। ये जो लॉकडाउन होला, ये असल में समटाइम ये चीजें पैडल की जाती है। पहले तो आपने बात की कि जो प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन, उसमें भी तो गवर्नमेंट के कसूर है ना। अगर आप कहें कि वो फैक्टर तो दोनों साइड पे, गवर्नमेंट का भी और अपोजिशन का भी। गवर्नमेंट दे रही थी कि अगर एक दिन मुल्क बंद होता है तो 190 अरब रुपए का नुकसान उसमें जो टैक्स का था गालबन 26 अरब था पर डे राउंड डाला हुआ, 26 बनता नहीं है। कसूर गवर्नमेंट का भी और PTI का, दोनों का कसूर है। मैंने अपने खबर में भी, हमने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की, किसी को ब्लेम नहीं करते, दोनों साइड से प्रॉब्लम है। जो राशिद लंगड़ियाल है ना, जो चेयरमैन FBR, प्रॉब्ली ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द सिविल सर्विस। उनकी जो शार्पनेस, उनकी जो इंटेलिजेंस, उनकी जो वो बहुत कोर पे जाके काम करते हैं, उसमें फ्रैंकली मुझे उनके साथ काम करके मजा आता है एज अ चेयरमैन FBR और एज अ रिपोर्टर। अगर आप उनको फाइनेंस सेक्रेटरी लगा दें, उनको आप सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर लगा दें, उनको चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगा दें, बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे लंगड़ियाल साहब को हटा के किसी और को भी लिया है और वो DMG का होगा, वो नहीं चलेगा। ये बात मैं 1.5 साल से कह रहा हूँ और इसका भी हम इस पर जिक्र भी करते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, एक तो जो कलेक्शन की बात है, इन्होंने कुछ बुक एडजस्टमेंट आगे पीछे डाल के तो जो शॉर्टफॉल को तकरीबन 345 अरब का आ रहा है, तो 341 अरब रुपए के करीब इनका 5 माह का है, जिसमें सिर्फ एक महीने का जो शॉर्टफॉल नवंबर का है वो गालिबन 152 अरब रुपया एक महीने का शॉर्टफॉल है। अगेन मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को, जो मैं उनको रिमाइंड करवाऊंगा बार बार जब तक ये माली साल खत्म नहीं हो जाए, जो मेरा 13 जून का सवाल था जिसको बहुत नागवार उनको गुजरा था, मैसिव 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 टैक्सेशन के बाद क्या आप हमें यकीन दिलाएंगे कि मिनी बजट नहीं आएगा? हर महीने शॉर्टफॉल वाइडन हो रहा है। इन्होंने तकरीबन 4,636 अरब रुपए इकट्ठा करना था और 4,295 अरब रुपए के करीब इन्होंने इकट्ठा किया है। ये ओवरऑल एक पिक्चर है। इसके अंदर इनकम टैक्स एक ऐसा एरिया जहां पे ये बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, हदफ से भी तकरीबन 200 अरब रुपया ज्यादा इकट्ठा किया इनकम टैक्स का। प्रॉब्लम का अब ये तो है ना, आप रेट बढ़ा दो, मेरा एट सोर्स कट गया, बैंक का एट सोर्स कट गया, वहां पे FBR ने करना ही कुछ नहीं है, तो कारकर्दगी अच्छी है। जहां पे करना है वहां पे क्या सूरत है, सेल्स टैक्स का हदफ 300 अरब रुपए से मिस किया, फेडरल एक्साइज ड्यूटी का हदफ 100 अरब रुपए से मिस किया। अब फेडरल एक्साइज ड्यूटी बंदा इनको पकड़ के कोर्ट्स ले जाए, अगर मेरे इख्तियार में और मैं सहाफी ने उनको मैं कोर्ट ले जाऊं, घरों के ऊपर खरीदो फरोख्त के ऊपर भी इन्होंने फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी। दुनिया में कहां होता है? फिर उसका हदफ 100 अरब से मिस हो गया। फिर जो आपका कस्टम ड्यूटी का हदफ है वो तकरीबन 135 अरब रुपए से मिस हो गया। तो अगर आप ये सारा जमा करें और फिर वो जो 200 अरब रुपए का सरप्लस आता है इनकम टैक्स का, तो निकाल के ये कोई 341 अरब रुपए का शॉर्टफॉल इनका रह जाता है। आपने बात की कि प्राइम मिनिस्टर से इन्होंने इंसेंटिव्स अप्रूव करवाए, वो अभी इन्फोर्स तो नहीं हुए, वो हो जाएंगे इस महीने से। बट जो बॉटम लाइन है, ये सब कुछ करने से भी ये ठीक नहीं होगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये जो टैक्स हदफ है सालाना 12,970 अरब रुपए का, ये गैर हकीकी टैक्स हदफ है, इसको रिवाइज करना पड़ेगा या मिनी बजट लाना। अच्छा, इसमें लॉकडाउन और इनका क्या ये असेसमेंट है इनकी? ऑब्वियसली आप कह रहे हैं कि शायद जो FBR है, ये हुकूमत है, अब इसके पीछे छुपने की कोशिश करेगी कि क्योंकि जो मुल्क को इस तरीके से धरनों से एहतजाज से आप बंद करेंगे नुकसान तो होगा। कितना कंट्रीब्यूशन है? बट
कामरान, इतना मैं फ्रैंकली बताऊं ना, मुझे चेयरमैन ने कहा ना मुझे एफबीआर में से किसी ने कहा कि इसकी वजह से हमारा शॉर्टफॉल आया, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने ये बात नहीं की, तो आई विल नॉट टेक इट। और दूसरा, जिन दिनों ये मसाइल थे आपके, इन्होंने जुमे के बाद बंद किया था पाकिस्तान, गालिबन बुध को खोला था इन्होंने, बुध या जुमे, बुध को खोल दिया था, तो ये इनकी कितना फर्क पड़ गया होगा? आई डोंट थिंक बहुत फर्क पड़ा, जरूर पड़ा होगा, बहुत इतना नहीं है कि आप 341 अरब या जो 152 अरब एक महीने का शॉर्टफॉल आप वहां डाल दें। जो ओवरऑल इशू, इसमें एक जो चीज नाज़रीन मैं ब्रेक पे जाने से पहले हाईलाइट करना चाह रहा हूं, अब चूंकि टैक्स शॉर्टफॉल आ रहा है तो एक इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन है जो एफबीआर के अफसरान है, उनका क्या ख्याल है? वो उन्होंने एक बड़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इस हफ्ते जारी की और उनका ये जो टैक्स शॉर्टफॉल आ रहा है ये हमारी वजह से नहीं आ रहा, वो इसका ब्लेम कर रहे हैं जो एफबीआर की करंट एडमिनिस्ट्रेशन है। इसका मतलब है, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि जो एफपीआर की सर्विसेज हैं, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस और कस्टम ग्रुप, खासतौर पर आईआरएस, वो उस तरीके से चेयरमैन को सपोर्ट नहीं कर रहा। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा जी कि हमारी तनख्वाहें कम है, 80% लोगों का गुजारा नहीं होता जो एफबीआर में काम करते हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि इन्होंने हमारी बेतहाशा हमारी इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग्स कर दी, प्रेस रिलीज के अंदर लिखा हुआ है, और हमें फार फ्लंग एरियाज में फेंक दिया अपनी सब्जेक्टिव एक बेस के ऊपर कि जी हम करप्ट है। फिर अगली बात वो ये करते हैं जी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है वो हमारी मर्जी से नहीं बना। और एक जो उन्होंने आखिर में पॉइंट रेज किया वो ये कि ये टैक्स जो अहदाफ हैं वो अभी ही क्यों मिस हो रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं मिस हो रहे। तो उनका मतलब ये है कि जब तक जो उनके अपने सर्विस के चेयरमैन थे अमजद ज़ुबैर टोना तब तक अचीव हो रहे, तो अब क्यों अचीव नहीं हो रहे। मैं यही बात कहता हूं कि वज़ीर आज़म ने अपना एक अच्छा ऑफिसर जो है वहां पे लगाया हुआ, उसको उस तरीके से कोऑपरेशन नहीं मिलेगा। चाहे आप उनको 1100 गाड़ियां दे दें आईआरएस के ऑफिसर्स को, चाहे उनकी तनख्वाहें आप 3 गुना 4 गुना बढ़ा दें, वो कोऑपरेट नहीं करेंगे। और ये क्लियर रिफ्लेक्शन आ रही है, जो एसोसिएशन ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की है। बहरहाल यहाँ में एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे एक अच्छी खबर की, इस हफ्ते की महंगाई क्यों कम हुई और क्या ये ट्रेंड मेंटेन रहेगा या नहीं, इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले शहबाज ने जैसे हिंट दिया था कि एक अच्छी खबर, और वो अच्छी खबर है महंगाई की। अगर आप बात करें तो महंगाई की शरह में अगेन कमी देखने को मिल रही है। अक्टूबर में अगर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स थी, यानी कि महंगाई की बढ़ने की जो शरह थी, वो 7.2% हो गई थी। तो जो नवंबर का डेटा है वो अगेन इनकरेजिंग है, 4.9%। तो ये अगर आप ओवरऑल देखें तो 78 मंथ्स का लोएस्ट है, मतलब इन टर्म्स ऑफ इयर्स कितना बनता है ये? ऑलमोस्ट 6 इयर्स का है, 78 6.5 कुछ कह रहे हैं, मेरा ख्याल है 6 साल का, बट 6 हो 6.5 फर्क नहीं पड़ता। वाज इट सरप्राइजिंग? नो, इट वाज नॉट सरप्राइजिंग, इट वाज सरप्राइजिंग फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसने कहा था तकरीबन ये 6 से 7% के दरमियान रहेगा महंगाई का रेट जो है, और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उनकी जो असेसमेंट थी वो 5% के करीब थी। अब बात है कि क्या ये जो मुसलसल कमी हो रही है, ये वैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री की इस तरह की जो असेसमेंट अगर गलती साबित हो तो अच्छी बात है, मतलब टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, टुवर्ड्स द पॉजिटिव, तो वो तो उसको हम विल टेक इट। बट उससे फर्क ये पड़ता है ना, आप उसी तरीके से अपनी पॉलिसी चॉइसेस बनाते हो ना। तो महंगाई की शरह में 2% जो उनकी एक्सपेक्टेशन कम होना, ये काफी बड़ी ये मिसिंग होती है इन टर्म्स ऑफ देयर फोरकास्टिंग। इसमें एक तो बहुत बड़ी वजह जो है रेट के नीचे आने की, वो ये है कि पिछले साल इन्हीं दिनों में जो महंगाई की शरह तकरीबन 29% थी, तो चूंकि कीमतें पहले ही बहुत ज्यादा थी, उसके ऊपर जितनी भी बढ़ी हैं तो वो परसेंटेज में कम होती है। दूसरा जो हमने पिछली दफा भी जिक्र किया था कि जो नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स है उनकी कीमतों में वाकई कमी हुई है। ये तो इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है ना, महंगाई बढ़ रही है ओवरऑल, लेकिन बढ़ रही है। जो कुछ आपकी नॉन पेरिशेबल फूड आइटम है, जैसे आपकी ये जो है आपकी गंदम है, इस तरह की और आपकी जो कुछ आपकी जो नॉन पेरिशेबल आइटम है उनकी कीमतों में वाकई कमी हुई है, क्योंकि आपने किसान को इस दफा वो फिक्स प्राइस नहीं दी। अगर ओवरऑल आप देखा जाए तो ये जो कमी है ज्यादातर ये अर्बन एरियाज में आ रही है। रूरल एरिया में स्लाइटली महंगाई इंक्रीज हुई है, उसकी रफ्तार जो है बढ़ने की रफ्तार अक्टूबर में 4.2% थी, इस दफा 4.3% है। और अर्बन एरियाज में ये 9.3% से कम होकर 5.2% पे रेट स्लो डाउन हुआ, इतना मैसिव स्लो डाउन आया। बट जो इसके साथ भी जो कोर इन्फ्लेशन होती है, जिसमें आप खाने पीने की अशिया और जो एनर्जी रिलेटेड आइटम उनको माइनस करते हैं, तो कोर इन्फ्लेशन का ट्रेंड अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो अर्बन एरियाज है वहां पे बड़ी है कोर इन्फ्लेशन, और जो रूरल एरियाज हैं वहां पे कम हुई है कोर में। तो ये एक काइंड ऑफ अ मिसमैच, इसका मतलब ये कि कुछ प्रोडक्ट्स की वजह से और हाई बेस इंपैक्ट की वजह से हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है? अगर 5% आपकी महंगाई की शरह होगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट है 15%, उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 16 दिसंबर को उनकी जो मीटिंग हो रही है इसका नया रेट डिटर्मिन करने के अगले 1.5 मंथ के लिए, वो
15 से हमको कम अज कम भी 11 या 12% लाना चाहिए। अब वो 13% करते हैं, वो 13.5% करते हैं, 12.5% करते हैं, बट जो स्पेस है वो रूम बहुत ज्यादा है। इसमें वर्ड ऑफ कॉशन ये है, मेरी कुछ स्टेट बैंक के लोगों से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अब जो बेस इंपैक्ट है ना, जब न्यूट्रल होना शुरू हो जाएगा, हाई बेस इंपैक्ट, तो फिर आपकी जो प्राइसेस है उसमें स्लाइटली इंक्रीज आएगा, बट अभी भी वो विद इन द टारगेट रहेगा। तो आज के दिन बैठ के हम ये बात असेस कर सकते हैं, असेसमेंट है, इट मे बी करेक्ट, इट मे बी रॉन्ग, कि जो ओवरऑल महंगाई की जो बढ़ने की रफ्तार का जो हदफ था इनका 12% था, उससे अंदर ही रहेगा, मतलब वो अचीव होगा इस साल बहुत अरसे के बाद। एक और जो चीज़ लास्ट वर्ड इसके ऊपर, इसी हफ्ते एक वजीर खजाना ने एक ब्रीफिंग दी है उसके हवाले से, IMF के प्रोग्राम के हवाले से, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में, और उस ब्रीफिंग में उन्होंने एडमिट किया फॉर द फर्स्ट टाइम कि जो IMF का प्रोग्राम है उसकी इंप्लीमेंटेशन में हमें जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और वहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि एक उसका था एक ओवरऑल जो कंडीशन थी उसके ऊपर एक ब्रीफिंग थी जो IMF की शराइत, उसमें एक शर्त ये है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके जो आमदन और असासे हैं उसको हुकूमत पाकिस्तान ने पब्लिक करना, उसकी डेडलाइन गालबन फरवरी 2025 है। तो वहाँ पे जो उमर अयूब खान है, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उन्होंने वहाँ पे रिकमेंडेशन दी गवर्नमेंट को, जो शायद गवर्नमेंट ना माने इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, कि आर्मी और जुडिशरी जो है वो भी रियासत पाकिस्तान के मुलाजिमीन में आते हैं, उनके भी जो असासे हैं और आमदन है उसको पब्लिक किया जाए। बिल्कुल अच्छी तजवीज़ है, लेकिन मेरा सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि यही उमर अयूब साहब अगर फाइनेंस मिनिस्टर होते और अगर PTI की गवर्नमेंट दोबारा आती है तो ये फिर इस तरह की तजवीज़ नहीं देंगे। अपोजिशन में रह के हमेशा ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो फिर इनका जो रवैया है वो बदल जाता है। और मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि पाकिस्तान में उस दिन तब्दीली आएगी जब एक जमात जब अपोजिशन में होती है, जब वो बातें करती है, उन्हीं बातों पर कायम रहेगी। जब उनको इक़्तिदार मिलता है तो इस मुल्क में यकीनी तौर पर तब्दीली आ जाएगी। बहरहाल एक अच्छी खबर है कि कम अज़ कम महंगाई की शरह बढ़ने की वो कम हो रही है, उसका इम्पैक्ट शहबाज ने खुद आपको बताया। जब शरह सूद कम होगी तो लोग जो कारोबार करते हैं उनको कर्जे लेने में आसानी होगी, गाड़ियां खरीदने में आसानी होगी, तो मुल्क के अंदर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो जनरेट होगी। लेकिन ज़रूरी है कि उसके लिए जो बाकी लवाजमात हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी की सिचुएशन है, उसमें भी बेहतरी आनी चाहिए। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।